हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले की जो 3 वीडियोस थी उसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया था, जो मेजर कॉन्सेप्ट थे हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के, हमने उसको डिस्कस किया। तो अब जो हमारी आगे की 2 वीडियो रहेंगी उसमें हम क्या करेंगे, इस एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारे जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा। साथ ही अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया होगा तो वो हम इस क्वेश्चंस के थ्रू से भी कवर कर लेंगे, और इससे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की तैयारी। तो अब आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सीधे पूछा हुआ नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेफ्रॉन होते हैं जिसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 45 to 65 mm। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान सा है। वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी। 1 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है हमारी किडनी की में प्रेजेंट होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो है ये 2 पार्ट में रहेगी। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बेसिकली हम जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसको देख रहे हैं, 1 लाइन आंसर टाइप या 2 लाइन 3 लाइन आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बट जो सेकेंड वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और उसमें हम थोड़े बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, नेम द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। हमें पता है नेफ्रॉन जिसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 45 to 65 mm होती है, 45 to 65 mm होती है, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी। सो वी नो दैट 1 to 1.3 मिलियन जो किडनी है, मिलियन जो नेफ्रॉन्स है वो हमारे एक किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रिजर्व ऑफ किडनी। ठीक है। अब व्हाट इज़ रिजर्व ऑफ किडनी का आंसर देने से पहले हमें पता भी होना चाहिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी किडनी होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन्स की संख्या है वो घटती जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो, अब लेट अस सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो अगर आपकी किडनी में 100 नेफ्रॉन है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसकी संख्या कम होती जाएगी। वो 80 हो गया, मान लो 80 हो गया। अब ऐसा तो नहीं है, अगर पहले 100 नेफ्रॉन थे वो भी उतना ही ब्लड फिल्टर कर रहे थे, अब 80 नेफ्रॉन हो गए वो भी उतना ही ब्लड फिल्टर करेंगे, ठीक है। पहले अगर 100 नेफ्रॉन मिलकर अगर 1 ग्राम यूरिया निकाल रहे थे तो अब वो 80 नेफ्रॉन्स को मिलकर 1 ग्राम यूरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे नेफ्रॉन्स की संख्या घट रही है तो जितना ब्लड फिल्टर हो रहा है वो तो कम नहीं होता, वो तो उतना ही होता, उस पर तो उतना ही लोड है। तो हमारे किडनी के पास ऐसी एबिलिटी होती है उन नेफ्रॉन्स के पास कि अगर 100 नेफ्रॉन 1 ग्राम यूरिया निकाल रहा है तो अगर अब 80 भी हो गया है वो भी 1 ही ग्राम निकालेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि अब वो 0.8 ग्राम या 0.5 ग्राम या 0.6 ग्राम निकालने लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। तो यही जो कैपेसिटी है ना किडनी की, वही इसकी क्या कहलाती है, रिजर्व कहलाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछना चाह रहा है कि ये कैपेसिटी कितनी है, व्हाट इज़ द रिजर्व ऑफ द किडनी। सो द किडनी डिसफंक्शन डू नॉट अकर until the functional nephron falls 25%, less than 25%। कहने का मतलब ये है कि जो किडनी है डिसफंक्शन तब तक शो नहीं करेगी जब तक कि उसका फंक्शनल नेफ्रॉन की संख्या 25% से घट ना जाए। अगर घटते अगर 25% से भी ज़्यादा जो टोटल नेफ्रॉन थे उससे घट जाएगी उसकी संख्या, नेफ्रॉन्स की संख्या, फंक्शनल नेफ्रॉन्स की संख्या फॉल कर जाएगी 25% से भी कम, तब जाकर किडनी क्या शो करने लगती है, डिसफंक्शन शो करने लगती है। बट जब तक 25% से ज़्यादा नेफ्रॉन, फंक्शनल नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं तब तक किडनी कोई भी डिसफंक्शन शो नहीं करती है। तो व्हाट इज़ द रिजर्व ऑफ द किडनी। सो किडनी डिसफंक्शन डू नॉट ऑकर
until functional nephron falls less than 25%, राइट। सो ये भी हमने समझ लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द ग्लोमेरुलस। अब ये भी बहुत आसान सा सवाल है, पता है ना ग्लोमेरुलस क्या है। टफ्ट ऑफ कैपिलरी थी ना हमारी, जिसको सप्लाई कौन कर रहा था, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जा रहा था, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा था और एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जा रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ formed by the invagination of tuft of capillaries which are supplied by afferent and efferent arteriole, where afferent arteriole से क्या होगा, ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा और efferent मतलब एग्जिट, efferent से ब्लड जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन और ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल। सो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन और ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल क्या होता है। तो अब ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन मैंने बताया था ना, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी वो 5 लेयर थी, पहली लेयर का नाम हमारा क्या था, फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स था। फिर हमारा लैमिना रेरा एक्सटर्ना था या आउटर सीमेंटा लेयर थी। फिर तीसरी लेयर हमारी लैमिना डेंसा थी। चौथी लेयर हमारी लैमिना इंटरना थी या इनर सीमेंटा लेयर थी, है ना। 5वीं लेयर हमारी क्या थी, एंडोथीलियम थी, है ना। तो ये 5 लेयर थी ना तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन क्या होती है। तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्ट्रक्चर्स intervening the blood within the capillary loop and Bowman's space और जो टोटल एरिया होता है इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन का वो 0.8 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब थोड़ा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिस्ट द फीचर्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो अब हमें क्या बताना है, फीचर्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी बताना है। तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमें फीचर्स बताने हैं, व्हाट इज़ द लिस्ट द फीचर्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, या वाइवा में कभी ये पूछा जाता है। तो बेसिकली ये जो ऊपर के जो शॉर्ट आंसर टाइप है ना, ये ज़्यादातर वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं कि किडनी के रिजर्व बताओ, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे वाइवा के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बेसिक्स। तो अगर कोई ये सब पूछे कि फीचर्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या है, तो बेसिकली 4 मेन फीचर्स होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी के। पहला फीचर क्या है कि जो हर कैपिलरी होती है उसके पास कितने लूप्स होते हैं, कंटेन 20 to 40 कैपिलरी लूप्स। ईच कैपिलरी कंटेन्स 20 to 40 कैपिलरी लूप्स। दूसरा फीचर क्या होता है, इट एक्सबीट मच हायर प्रेशर अबाउट 45 mmHg। वहीं जो दूसरी जो बॉडी में कैपिलरीज होती है, सिस्टमिक कैपिलरी होती है, उसमें प्रेशर कितना होता है 25 mmHg। बट ग्लोमेरुलर कैपिलरी ही ऐसी कैपिलरी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, जो कि हमारा कितना होता है 45 mmHg। और इतना हाई प्रेशर किस वजह से होता है, क्योंकि जो हमारी एफरेंट आर्टरियोल होती है वो थिक होती है, ठीक है, थिक होती है, शॉर्ट होती है, और उसके पास ऑटो रेगुलेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। तो उस एफरेंट आर्टरियोल की वजह से इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर कितना प्रेशर हाई होता है, 45 mmHg। और दूसरा, इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में हो क्या रहा है, अल्ट्राफिकेशन की प्रोसेस होती है ना। अल्ट्राफिकेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर को क्या बोलते हैं, अल्ट्राफिकेशन। तो ये क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से जो प्रोड्यूस हो उसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी तो कर रही है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ये इसकी तीसरी फीचर्स हो जाएंगे। चौथा फीचर क्या हो जाएगा, परमिट द फ्री पैसेज ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस अप टू 4 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये भी मैंने बताया था कि ये न्यूट्रल सब्सटेंस का क्या करती है, फ्री पैसेज प्रोवाइड करवाती है अप टू 4 नैनोमीटर। और इसमें मैंने एक बात बताई थी
कि जो एल्बुमिनूरिया होता है, मतलब जब एल्बुमिन यूरिया में आने लग जाता है, एल्बुमिन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, अगर साइलोप्रोटीन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, अगर उस नेगेटिव चार्ज का लॉस होने लग जाए तो एल्बुमिन भी इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है एल्बुमिन का वो 7 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं ना, वो अप टू 7 नैनोमीटर तक जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास हो सकता है। हाँ, अगर 8 नैनोमीटर से ज़्यादा है उसको पास नहीं होने देगा। तो एल्बुमिन का जो डायमीटर होता है वो 7 नैनोमीटर होता है, तो वो पास हो सकता है, ठीक है, वो पास हो सकता है, बट वो पास इसीलिए नहीं होता क्योंकि एल्बुमिन नेगेटिवली चार्ज होता है और ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में भी जो प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे साइलोप्रोटीन बोल रहे हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो रिपेल करने लग जाता है, वो रिपेल कर देता है एल्बुमिन को, तो उसे एल्बुमिन को पास नहीं होने देता। बट अगर इस साइलोप्रोटीन का लॉस हो जाए, अगर ये नेगेटिव चार्ज इस मेम्ब्रेन से हट जाए तो एल्बुमिन पास हो जाएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, बाउंड स्पेस में आ जाएगा और फिर यूरिन में निकलने लग जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एल्बुमिनूरिया बोलेंगे, ठीक है। इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। तो इसकी फीचर्स में ये भी चीज़ आ जाएगी, परमिट अ फ्री पैसेज ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस अप टू 4 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसके मेन 4 फीचर्स हैं। पहला फीचर, जो ईच कैपिलरी है वो 20 to 40 कैपिलरी लूप्स कंटेन करती है। दूसरा फीचर, इट एक्सबीट मच हाइयर प्रेशर अबाउट 45 mmHg, जबकि दूसरी जो हमारी सिस्टमिक कैपिलरीज होती है बॉडी में उसका प्रेशर 25 mmHg होता है, और ये किस वजह से होता है ये भी हमें पता है, एफरेंट आर्टरियोल, ये हमने पढ़ चुके हैं। थर्ड क्या है हमारा, ये क्या प्रोड्यूस करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती है, अल्ट्राफिकेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है। और चौथा करेक्टर क्या है, परमिट अ फ्री पैसेज ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस अप टू 4 नैनोमीटर इन डायमीटर, तो फ्री पैसेज प्रोवाइड करवाती है किसको, न्यूट्रल सब्सटेंस को, अप टू 4 नैनोमीटर इन डायमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये भी अभी मैंने बता तो दिया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, इट कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन एंड द सेल्स। तो ये भी हम इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो फिल्ट्रेशन है अंडर प्रेशर उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और जो कंस्टिट्यूएंट होता है इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट का वो क्या होगा, उसके अंदर बताया था ना, प्रोटीन वगैरह जो ब्लड सेल्स वगैरह उसको पास नहीं होने देते। तो ये क्या है हमारा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ नहीं, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और अल्ट्रा फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, सब कुछ होगा, ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, बट एक चीज़ क्या प्रेजेंट नहीं होगा, प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे और सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो कितना बच्चे वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये जो हमें बचपन से पता है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनी एंड जस्टिफाई, ठीक है। अगर मेन फंक्शन ऑफ किडनी पूछेंगे तो ये मत बोलने लग जाना कि किडनी कंसंट्रेट करती है यूरिन, किडनी आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रही है, किडनी विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही है। अब ये सब नहीं बोलना है इसमें, हमें इसमें क्या बताना, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, हमें मेन फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी तो बहुत सारे फंक्शन करती है, वो मैंने फंक्शन ऑफ किडनी वाले टॉपिक में बताया कि क्या क्या फंक्शंस करती है, ठीक है। बट अगर कोई मेन फंक्शन पूछे और उसका जस्टिफिकेशन भी पूछे कि आपके हिसाब से ये वाला फंक्शन ही जो मेन फंक्शन है किडनी का, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए कि एक्सक्रीशन। तो मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द यूरिन। तो किडनी का सबसे पहले मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द यूरिन, ठीक है। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है, हमें पता है, मैंने बताया था ना, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। वासा रेक्टा क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करता है, ठीक है, कंसंट्रेट करता है। वहीं जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो क्या कर रहा था, एक्सक्रीशन करवा रहा था वेस्ट प्रोडक्ट का यूरिन के अंदर, ठीक है। और फिर मैंने उनका अमाउंट भी बताया था, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है ना, और वो सिर्फ 50% प्रेजेंट होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ज़्यादा अमाउंट में तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन था ना 85%। तो और वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन फंक्शन क्या कर रहा था,
वही उसका किडनी का मेन फंक्शन होगा, क्योंकि मेनली तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही प्रेजेंट होता है, और उस कॉर्टिकल नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, वही हमारा मेन फंक्शन होगा किडनी का, है ना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का फंक्शन क्या था, वही एक्सक्रीशन करवाना वेस्ट प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो व्हाट, अगर ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनी एंड जस्टिफाई, सो द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द यूरिन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी, एंड जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये जो एक्सक्रीशन है वेस्ट प्रोडक्ट का वो कौन से नेफ्रॉन्स के द्वारा कराया जाता है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स करवाते हैं। और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं इनकी पॉपुलेशन कितनी होती है, 85% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन। ठीक है, ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। अब जो 10th क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाइवा में पूछा जा सकता है। विच पार्ट ऑफ द किडनी इज मोर वाइटल, कॉर्टेक्स और मेडुला। अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे कि किडनी का कौन सा पार्ट ज़्यादा वाइटल है, या किसकी, कहने का मतलब अगर किसकी डैमेज होने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, मोर वाइटल कौन सा, कॉर्टेक्स वाला या मेडुला वाला रीजन। ठीक है, अब वो ज़्यादा वाइटल वाला रीजन होगा जिसमें ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होगी किडनी के। तो हमें पता है किडनी में 2 रीजन थे ना, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ठीक है, और हमें ये भी पता था हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो हैं, जो कि 85% प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में, वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो उसका लगभग सारा पोर्शन ही कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है किडनी के। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो और वो 85% है हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो अगर कॉर्टेक्स वाला रीजन डैमेज हो जाएगा तो 85% नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे किडनी के। तो मोर वाइटल पार्ट कौन सा होगा किडनी का, नॉर्मल सी बात है रीनल कॉर्टेक्स ही होगा हमारा, है ना। क्योंकि अगर रीनल कॉर्टेक्स का डैमेज हो गया तो 85% नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे, है ना, 85% नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे। तो जो मोर वाइटल पार्ट होगा वो कॉर्टेक्स होगा, है ना। और हमें पता है कि अगर हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की भी बात करें तो उसमें भी तो मेडुला वाले रीजन में तो तुम्हारा सिर्फ लूप ऑफ हेल्ने प्रेजेंट होता है, उसमें भी जो ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन है, पीसीटी वाला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड वाला ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये सब तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादातर जो नेफ्रॉन्स के पोर्शन है इंपॉर्टेंट वो सब तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में मौजूद है। तो मोर वाइटल कौन सा पार्ट होगा, कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन हमने करा हुआ है, नेम द वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एंड देयर सोर्स। ये भी हमें पता है, अमोनिया एंड यूरिया, है ना। अमोनिया एंड यूरिया जो है नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, ये बताया था मैंने। यूरिया किसके मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होता है। यूरिक एसिड हमारा किसके मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होगा, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होगा। न्यूक्लिक एसिड पता ही है, आरएनए डीएनए को बोल रहे हैं। ठीक है, आरएनए डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। तो इनके मेटाबॉलिज्म से क्या फॉर्म होता है, यूरिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद क्रिएटिनिन भी पता ही है, बताया था मसल्स के मेटाबॉलिज्म में होता है। फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द मसल क्रिएटिन फॉस्फेट, उसके ब्रेक डाउन की वजह से क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है। K+ हो गया, H+ हो गया। हाँ, अब जो क्वेश्चन आया हमारे पास वो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ अ कॉज ऑफ लो मेडुलरी ब्लड फ्लो एंड गिव इट्स इम्पॉर्टेंस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मेडुला वाला रीजन होता है ना, उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट जो मेडुला वाला रीजन होता है, मेडुलरी वाला रीजन होता है, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो लो होता है। उसका क्या कॉज है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो उसका जो कॉज है उसका पहले कॉज जान लेते हैं, लो मेडुलरी ब्लड फ्लो किस किस वजह से होता है। तो जो लो मेडुलरी ब्लड फ्लो होता है वो 3 चीज़ों की वजह से होता है।
ठीक है, मेडुला वाले रीजन में हमें पता है मेडुला वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है, वासा रेक्टा प्रेजेंट है। वासा रेक्टा की जो लेंथ होती है वो 40 टाइम्स होती है द लेंथ ऑफ द सिस्टमिक कैपिलरीज, जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है, जो अवरोध है, जो प्रतिरोध है, जो ब्लड फ्लो में वो बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसी बात अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो रेसिस्टेंस जो है ब्लड फ्लो का वो बढ़ जाता है। तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा उस वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है उसका जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, है ना, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। दूसरा रीज़न क्या होता है कि हाई इंटरस्टिशियम ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें पता है जैसे जैसे हम मेडुला में डीप आते रहते हैं, अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखा होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम नीचे आते, 300 से 600, 600 से 900, 900 से 1200, है ना। जैसे जैसे मेडुला में आते जाते हैं वैसे वैसे क्या होने लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लगता है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की बढ़ने की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उस वजह से लो हो जाता है ब्लड फ्लो। तीसरा रीज़न होता है लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हेड। तो जो उसका जो हेड होता है ना, वहाँ पर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बहुत लो होता है। तो ये 3 रीज़न होगा, ठीक है। तो जो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लो मेडुलरी फ्लो, ब्लड फ्लो, सो देयर इज़ अ 3 रीज़न, ठीक है। फर्स्ट, the vasa recta length is about 40 times the length of the systemic capillary, due to which the resistance, there is increase in resistance to blood flow. Second reason is high interstitium osmotic pressure, which would result in increase in viscosity. And third one is low hydrostatic pressure head, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती, अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस ये होता है, ध्यान से सुनना, कि जब मेडुलरी फ्लो स्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से डेवलपमेंट होगी। हाँ, डेवलपमेंट होगा किसका, हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ इनर मेडुला, जिसकी वजह से हाइपरटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो स्लो मेडुलरी फ्लो होता है ना वासा रेक्टा के अंदर, इसी की वजह से जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी है इनर मेडुला के अंदर वो डेवलप हो पाता है, और इसी की वजह से यही हमें हेल्प करता है यूरिन के कंसंट्रेशन में, ठीक है, उसको कंसंट्रेट करने में। तो ये याद रखना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। स्लो मेडुलरी फ्लो would result in development of hyperosmolarity of inner medulla, which helps in formation of hypertonic urine, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इम्पॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो लो मेडुलरी ब्लड फ्लो किसकी वजह से है, 3 रीज़न है। पहला रीज़न वासा रेक्टा की जो लेंथ है वो 40 टाइम्स है सिस्टमिक कैपिलरीज की, जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है ब्लड फ्लो में। दूसरा क्या है, हाई इंटरस्टिशियम ऑस्मोटिक प्रेशर है, जैसे जैसे मेडुला में आते जा रहे हैं वैसे वैसे इंटरस्टिशियम ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है। तीसरा रीज़न क्या है, लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हेड, और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर लो मेडुलरी ब्लड फ्लो है तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, तो इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ इनर मेडुला विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है
ये भी हमारे वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ रीनो रीनल रिफ्लेक्स, ठीक है। रीनो रीनल रिफ्लेक्स क्या होता है, हमें पता है हमारी जो 2 किडनी है ना, अब दोनों किडनी हमारी कैसे प्रेजेंट है, कॉन्ट्रालेटरली प्रेजेंट है ना, लेटरल साइड में प्रेजेंट है और एक दूसरे के अपोजिट, तो मीन्स कॉन्ट्रा, ठीक है। कॉन्ट्रा मीन्स अपोजिट और लेटरल है ना, लेटरली प्रेजेंट, ठीक है। दोनों किडनी कॉन्ट्रालेटरली प्रेजेंट है ना, तो एक किडनी के हिसाब से दूसरी कॉन्ट्रालेटरल है और दूसरी किडनी के हिसाब से दूसरी वाली कॉन्ट्रालेटरल है, ठीक है। ये एनाटमी में हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, इप्सीलेटरल क्या होता है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये टर्म काम आएगी इसलिए मैंने बताया। व्हाट इज़ अ रीनो रीनल रिफ्लेक्स, रीनो रीनल रिफ्लेक्स क्या होता है, जब इंक्रीज होता है यूरेट्रल प्रेशर ऑफ वन किडनी। मान लो आपकी राइट किडनी में अगर यूरेट्रल प्रेशर जो है इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या होगा पता है, जो दूसरी वाली किडनी होगी रिफ्लेक्सली लीड्स टू द डिक्रीज इन इफरेंट नर्व एक्टिविटी टू द कॉन्ट्रालेटरल किडनी, मीन्स जो दूसरी वाली किडनी है उसकी जो इफरेंट नर्व एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो क्या रिजल्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और इस रिफ्लेक्स को हम क्या बोल देंगे, रीनो रीनल रिफ्लेक्स, ठीक है। अब रीनल वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं ना, तो इसको ऐसे ही याद रखो, रीनो रीनल रिफ्लेक्स, 2 बार रीनो रीनल आ रहा है ना, मीन्स 2 किडनी की बात होगी, ठीक है। दोनों किडनी से रिलेटेड रिफ्लेक्स की बात चल रही है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि अगर ये बोल क्या रहा है, इस रिफ्लेक्स में होता क्या है कि अगर एक किडनी में यूरेट्रल प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से इफरेंट नर्व एक्टिविटी जो है कॉन्ट्रालेटरल किडनी की वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सो एंड दिस रिफ्लेक्स इज नॉन एज रीनो रीनल रिफ्लेक्स, ठीक है। तो रीनो रीनल रिफ्लेक्स कुछ नहीं है, इफ देयर इज इंक्रीज इन यूरेट्रल प्रेशर ऑफ वन किडनी, इट रिफ्लेक्सली leads to the decrease in efferent nerve activity of the contralateral kidney, which cause an increase in its excretion of sodium and water, and this reflex is known as reno-renal reflex, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है हमारा, गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो फिल्ट्रेट, पहली बात फिल्ट्रेट क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट हमें पता है, एंड इज आइडेंटिकल टू द प्लाज्मा विद रेफरेंस टू, ये आइडेंटिकल होता प्लाज्मा से किस किस रेफरेंस में, तो ऑस्मोलैलिटी के रेफरेंस में, पीएच के रेफरेंस में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रेफरेंस में, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के रेफरेंस में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रेफरेंस में, ग्लूकोज, यूरिया, क्रेटिनिन, और प्रैक्टिकली कंटेन नो प्रोटीन नो सेल। मैंने बताया था ना, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और वो किस किस के आइडेंटिकल होता है ये बात याद रखो, उसकी ऑस्मोलैलिटी सेम रहती है, ठीक है। दूसरा उसका जो पीएच है ना, वो सेम रहता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लगभग सिमिलर रहती है ना, आइडेंटिकल रहती है प्लाज्मा से। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, ये सब आइडेंटिकल रहता है। बट उस फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट नहीं होता, कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, कोई ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये फीचर्स हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR एंड गिव इट्स नॉर्मल वैल्यू। ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में पढ़ा है हमने,
ये कैसे भूल सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू 125 ml पर मिनट होती है और पूरे दिन में यानी 170 से 180 लीटर पर डे हो गया। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड ईच मिनट बाय ऑल द नेफ्रॉन्स इन द बोथ द किडनी। उसको क्या बोल देंगे हम, उसको हम क्या बोल देंगे, GFR। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था। मीन ब्लड प्रेशर मैंने बताया था ना, मीन ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसमें मैंने बताया था सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर में से माइनस करते हैं तो पल्स प्रेशर आता है। ठीक है, फिर उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, मीन ब्लड प्रेशर निकालते हैं। ठीक है, मीन ब्लड प्रेशर 80 से 200 mmHg होता है। तो उस कंडीशन में जो GFR है वो नॉर्मल रहता है। किसकी, क्यों नॉर्मल रहता है, क्योंकि इसके हमारी किडनी के पास ऑटो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर 80 से नीचे चला जाए ये मीन ब्लड प्रेशर तो GFR कम हो जाएगा, अगर 200 से ऊपर चला जाए तो GFR बढ़ जाएगा। बट अगर मीन ब्लड प्रेशर 80 से 200 के बीच वेरी कर रहा है तो हमारा GFR क्या रहता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा, नॉर्मल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारी किडनी के पास ऑटो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ यूनिक ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। अब ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में यूनिक क्या है। ठीक है, इसमें भी 3 चीज़ें यूनिक हैं। क्या क्या यूनिक है, पहला ये एब्सोल्युटली इम्परमिएबल होता है। ठीक है, एब्सोल्युटली इम्परमिएबल होता है, मोर देन 4 नैनोमीटर या फिर जिनका मॉलिक्यूलर वेट 7000 से ज़्यादा होता है, उसके लिए ये कैसा होता है, ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली इम्परमिएबल होता है। एब्सोल्युटली क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। ठीक है, दूसरा 50 टाइम्स मोर परमिएबल देन सिस्टमिक कैपिलरीज बिकॉज ऑफ लार्ज पोर साइज। इसके पास लार्ज पोर साइज होता है जिसकी वजह से ये 50% मोर परमिएबल होता है देन द अदर सिस्टमिक कैपिलरीज। थर्ड क्या है, ये पता है ना ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तभी एल्बुमिन पास नहीं हो पाता। बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइलोप्रोटीन फिल्ट्रेशन ऑफ कटायंस इज मोर। तो इसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन है कटायंस का वो मोर होता है, अनायंस का तो हो ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि अनायंस खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और हमें पता है इसके पास क्या होता है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। किसकी वजह से, इंसाइलो प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो गए, पहला ये 4 नैनोमीटर से जो ज़्यादा डायमीटर के सब्सटेंस के लिए एब्सोल्युटली इम्परमिएबल होता है, 50 टाइम्स मोर परमिएबल होता है देन द सिस्टमिक कैपिलरीज। जो दूसरी कैपिलरीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये 50 टाइम्स मोर परमिएबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके पास लार्ज पोर साइज होता है। तीसरा, ये नेगेटिवली चार्ज होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइलोप्रोटीन, जिसकी वजह से सिर्फ कटायंस का जो फिल्ट्रेशन है वो मोर होता है। नाउ what is a tubular maximum for glucose। अगर ये पूछे, ये अब ये मैन के अंदर 375 मिलीग्राम पर मिनट होता है और वुमेन के अंदर 300 मिलीग्राम पर मिनट होता है। बट ये होता क्या है, पहले ये भी जान लो। व्हाट इज़ ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज, TMG। व्हाट इज़ TMG? तो ये कुछ नहीं होता, ये पता है क्या होता है, ये सिर्फ ये होता है कि इट रेफर्स टू द, ध्यान से सुना, बेसिकली इट रेफर्स टू द मैक्सिमल अमाउंट ऑफ गिवन सॉल्यूट दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, दैट इज reabsorbed or secreted per minute by renal tubule is called tubular
मैक्सिमम ऑफ ग्लूकोज। सो बेसिकली ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ गिवन सॉल्यूट और ग्लूकोज। अभी हम टीएमजी की बात कर रहे हैं या ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सॉल्यूट की जगह क्या ले लेते हैं, डेफिनेशन में ग्लूकोज ले लेते हैं। बट ये टीएमजी सब किसी भी सब्सटेंस के लिए हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम ग्लूकोज के रेफरेंस में देख रहे हैं टीएमजी यानी ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट रेफर्स टू द मैक्सिमल अमाउंट ऑफ अ गिवन ग्लूकोज दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, दैट इज reabsorbed or secreted per minute by renal tubules is called ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज। एंड इट्स वैल्यू की बात करते हैं तो इन मैन इट इज़ 375 मिलीग्राम पर मिनट, इन वुमेन इट इज़ 300 मिलीग्राम पर मिनट, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन रेजिडुअल यूरिन एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। So in all types of bladder dysfunction, it contracts insufficiently and some urine is left in the bladder is called residual urine। तो रेजिडुअल यूरिन क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर जब पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इनसफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस वजह से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जितना यूरिन है उतना नहीं निकलेगा। कुछ जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में हमारा रह जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल यूरिन बोलेंगे। तो रेजिडुअल यूरिन क्या है कि ये एक तरीके का क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक डिसफंक्शन है, एक डिसीज़ है, डिसफंक्शन है। इसके अंदर होता क्या है, जब यूरिनरी ब्लैडर हमारा इनसफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरी अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कई रीजंस हो सकते हैं, उस वजह से जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाता, पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता, कुछ यूरिन रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल यूरिन बोलते हैं। और ये एक डिसीज्ड कंडीशन होती है, क्योंकि अगर यूरिन पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं होगा, यूरिनरी ब्लैडर हमारा पूरी तरीके से खाली नहीं होगा, यूरिन उसमें रह जाएगा, तो क्या होगा, उसमें जो जर्म्स हैं वो जो है अटैक कर जाएंगे हमारे यूरिनरी ब्लैडर को, तो कई सारे इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर ऐसा होता है। तो ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हमारे रेजिडुअल यूरिन की, इन ऑल टाइप्स ऑफ ब्लैडर डिसफंक्शन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इनसफिशिएंटली एंड सम यूरिन इज लेफ्ट इन द ब्लैडर कॉल्ड द रेजिडुअल यूरिन। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जर्म्स वगैरह अटैक कर सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज़ डायलाइसिस थेरेपी। अब डायलाइसिस थेरेपी क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशंस तो आसान है, बट उससे पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डायलिसिस थेरेपी हम कब देते हैं, जब हमारा किडनी फेल करने लगता है। जब हमारा किडनी फेल करने लगेगा तो हमारे ब्लड में यूरिया का अमाउंट इंक्रीज़ होने लग जाएगा, और इस क्लिनिकल कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, यूरीमिया। इसके अंदर क्या होगा, हमारा ब्लड में क्या होने लग जाएगा, यूरिया बढ़ने लग जाएगा। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, या तो हम ट्रांसप्लांट कर दें, या दूसरा क्या होगा, डायलाइसिस। अब ये जो डायलाइसिस भी होता है ना, ये दो तरीके का होता है, एक हीमोडायलिसिस होता है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। जो हीमोडायलिसिस होता है वो हमारा मोस्ट कॉमन होता है और वही हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं। एक और होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, वो हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। अब क्यों नहीं करते ज़्यादातर उसे यूज़,
क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो एक बार आप आसानी से पढ़ सकते हैं अपनी किसी भी टेक्स्ट बुक से। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है आसानी से समझ में आ जाएगा और उसकी लिमिटेशंस क्या है। मैं एक बार हीमोडायलिसिस को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि वो ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि आर्टरीज से ब्लड निकालते हैं, उस ब्लड में क्या डाल देंगे, फिर हम एंटी कोएगुलेंट डाल देंगे, हिपेरिन डाल देंगे, ठीक है, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, और उसे एक कंटेनर में वो चला जाएगा जिसके दूसरी तरफ डायलाइसिंग फ्लूइड होगा और उसके बीच में हमारा क्या होगा, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एक मेम्ब्रेन, एक परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, डायलाइज़र बोलेंगे, ठीक है। डायलाइज़र क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसके एक तरफ क्या प्रेजेंट होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होगा और दूसरे तरफ क्या प्रेजेंट होगा, जो हमने आर्टरी से ब्लड निकाला है और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, एंटी कोएगुलेंट डाल दिया, हिपेरिन, ताकि वो जो ब्लड है वो हमारा कोएगुलेट ना करे। अब उस डायलाइजिंग फ्लूइड, जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होगा, वो उसका जो केमिकल कंपोजिशन, उसका जो कंपोजिशन होगा डायलाइजिंग फ्लूइड का, वो सिमिलर होता है प्लाज्मा से, बट उसके अंदर यूरिया, यूरेट्स, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, ये सब चीज़ें अब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से हमें पता है जो पेशेंट से जो मैंने ब्लड निकाला है उसका किडनी फेल कर चुका है, तो उसके ब्लड में वो क्या होगा, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होंगी, क्या क्या हमें निकालना है, यूरिया निकालना है, उसमें क्या होगा, यूरिया प्रेजेंट होगा, यूरेट्स प्रेजेंट होगा, क्रिएटिनिन प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट्स प्रेजेंट होगा, सल्फेट्स प्रेजेंट होगा, ये सब तो हमें रिमूव करना है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड जो है, जो सेमी परमिएबल की दूसरी तरफ प्रेजेंट है, उसमें ये सब चीज़ें एब्सेंट है। अब कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया, यूरेट्स, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट्स, सल्फेट एब्सेंट है, और उस पेशेंट का ब्लड जो कि उस सेमी परमिएबल के दूसरी मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ है, उसमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो वो जो यूरिया, यूरेट्स, क्रिएटिनिन क्या करने लग जाएंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है हमारे, उससे पास कर कर उस डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाएंगे। मीन्स जो पेशेंट का जो वो ब्लड होगा वो एक तरीके से फिल्टर्ड हो जाएगा, सारा जो यूरिया, यूरेट्स, क्रिएटिनिन होगा वो परमिएबल मेम्ब्रेन से, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी डायलाइज़र मेम्ब्रेन है, डायलाइज़र है, उससे पास करके दूसरी तरफ चला जाएगा, और जो हमारा प्योरीफाइड ब्लड होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा वार्म कर देंगे, उसको गर्म कर देंगे, ऐसे ही नहीं डाल देंगे, उसको थोड़ा वार्म करेंगे, उस बॉडी टेम्परेचर में लाएंगे, फिर उसे हम क्या करेंगे, वेन्स के थ्रू वापस पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। इस थेरेपी को हम क्या बोलेंगे, डायलाइसिस बोलेंगे। ये बेसिकली ये जो डायलाइसिस होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेपरेट करना। इसका मतलब होता है कि जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी जो डायलिसिस का सिंपल सा मतलब होता है सेपरेट करना सब्सटेंस को यूजिंग अ मेम्ब्रेन। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना किसी भी सब्सटेंस को किसी मेम्ब्रेन की मदद से, ये मतलब होता है डायलिसिस का। तो डायलिसिस थेरेपी क्या हो गई, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ सॉल्यूबल क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलॉइडल in a mixture by a means of dialyzer। अब डायलाइज़र मैंने बताया था क्या है, अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ सेलुलोज और सेलोफेन relatively impermeable to protein and completely impermeable to blood cells, ठीक है। इम्परमिएबल, अगर ब्लड सेल्स के लिए अगर परमिएबल हो गया तो ब्लड सेल्स भी
पास कर जाएंगे, सीधे उसमें आ जाएंगे, हमारे डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए, इम्परमिएबल होना चाहिए। वो जो हमारा ऐसा मेम्ब्रेन लेंगे जो इम्परमिएबल हो, और उस मेम्ब्रेन का हमारा नाम क्या है, डायलाइजर, उसको हम डायलाइजर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो थेरेपी है ये हमारी क्या है, डायलाइसिस थेरेपी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द किडनी और रीनल ट्रांसप्लांट एंड गिव अ मेजर इंडिकेशन। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या है हमारा किडनी ट्रांसप्लांट, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिप्लेस अ हेल्थी किडनी फ्रॉम हेल्थी किडनी। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, हम प्लेस करते हैं हेल्थी किडनी फ्रॉम अ लाइव और डेड डोनर इनटू अ पर्सन whose kidneys are not functioning properly। और इसका इंडिकेशन कब होता है, तो इसका इंडिकेशन ये कब करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जब हमारा एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज़ होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या, ये पता कैसे चलता है, जब हमारा GFR 15 ml से, हमारा नॉर्मल GFR होता है 125 ml पर मिनट, अगर वो 15 ml पर मिनट से डिक्रीज़ हो जाता है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज़। और उस कंडीशन में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द एंड स्टेज रीनल डिसीज़, व्हाट इज़ एंड स्टेज रीनल डिसीज़। अब एंड स्टेज रीनल डिसीज़ क्या होती है, जब किडनी लॉस कर दे मोर देन 90% ऑफ देयर एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली। तो जब किडनी 90% से ज़्यादा अपना फंक्शन, अपनी जो एबिलिटी है वो खो दे, है ना, जो फंक्शन वो नॉर्मली करती थी उसका 90% वो अगर लॉस कर दे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज़। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिसीज़, जिसमें हमें रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, व्हाट इज़ कंसंट्रेटिंग एंड डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ किडनी। हमें पता है किडनी के पास दोनों कैपेसिटी है, किडनी हमारी यूरिन डाइल्यूटेड भी प्रोड्यूस कर सकती है, मीन्स उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, और कंसंट्रेटेड भी प्रोड्यूस कर सकती है। ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अगर हमने बहुत समय से पानी नहीं पिया हुआ है तो उस कंडीशन में किडनी क्या प्रोड्यूस करेगी, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा। बट अगर हम ज़्यादा हाइड्रेटेड कंडीशन में, हमने खूब पानी पी लिया, तो उस कंडीशन में हमारा जो यूरिन होगा वो डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर अब एक्सक्रीट करना है। ठीक है, अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो एक्सक्रीशन होगा, उसका एक्सक्रीशन होना ज़रूरी है, उसका रीअब्जॉर्प्शन वाटर का डिक्रीज़ हो जाएगा, तो जो यूरिन है हमारा डाइल्यूटेड बन जाएगा। बट अगर हमने बहुत समय से पानी नहीं पिया है तो अब बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी, जिसकी वजह से यूरिन हमारा कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो एक बार वो देख लेते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या क्या है, कितनी की है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, मैंने बताया भी था कि मिली ऑस्मोलैरिटी, अगर मिली ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है कि यूरिन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर मिली ऑस्मोलैरिटी कम है यानी उसके अंदर सॉल्ट कम है, यानी डाइल्यूटेड है। ठीक है, तो किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन विच वेरीज वाइडली इन इट्स सॉल्ट इन ओवर हाइड्रेशन, मतलब जब हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा पानी पिया, इन ओवर हाइड्रेशन यूरिन 50 मिली ऑस्मो पर लीटर तक पहुंच जाता है, उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 50 तक पहुंच जाती है। 50 मीन्स कम है ना ये वैल्यू, इसका मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, मीन्स यूरिन डाइल्यूटेड है। ठीक है, और ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन यूरिन जो है 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर तक पहुंच सकती है, मीन्स इतना कंसंट्रेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन
1200 मिली ऑस्मो पर लीटर हो जाती है यूरिन की ऑस्मोलैरिटी, और ओवर हाइड्रेशन के टाइम पर 50 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर हो जाती है। ठीक है, कम है इसकी वैल्यू मीन सॉल्ट कम है, यूरिन डाइल्यूटेड है। ठीक है, और अगर ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू, मिली ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू ज़्यादा है यानी सॉल्ट ज़्यादा है ना, और जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज काउंटर करंट सिस्टम एंड गिव इट्स कंपोनेंट एंड फंक्शन। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कॉन्सेप्ट में, इसको एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। अ सिस्टम इन विच द इनफ्लो रन्स पैरेलल टू काउंटर टू and in close proximity to outflow for some distance। कंपोनेंट क्या क्या थे, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन एंड थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड वासा रेक्टा। फंक्शन क्या था इसका, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूटिंग द सिस्टम ऑफ किडनी। ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेट करना और डाइल्यूट करना, ये हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, ये मैंने करवाया था तो इसको ज़्यादा हम एलोबरेट नहीं करेंगे, इसको सिंपली पढ़ के भी समझ सकते हैं क्योंकि ये हमने 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा हुआ। काउंटर करंट सिस्टम क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, मैंने बताया था उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आसानी से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, डिफरेंशिएट बिटवीन काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड एक्सचेंजर। ठीक है, अब ये भी मैंने अच्छे से बताया था। काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, दो कंपोनेंट थे ना, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर था, एक काउंटर करंट एक्सचेंजर था। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में हमारा जो था लूप ऑफ हेनले आता था। ठीक है, और एक्सचेंजर में हमारा क्या आता था, वासा रेक्टा आता था। ठीक है, और जो वासा रेक्टा की जो प्रोसेस है वो पैसिवली होती थी, मल्टीप्लायर की जो प्रोसेस है वो एक्टिवली होती थी। तो ये सभी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, डिपेंड, तो एक बार इसे रीड आउट कर लेते हैं। डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी along the medullary pyramid। this gradient is produced by orientation of loop of Henle and collecting tubule as a counter current multiplier and maintained by the vasa recta as a counter current exchanger। मैंने बताया था जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है वो ऑस्मोलैरिटी को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बढ़ाने का काम करता है, और जो दूसरा वाला हमारा काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है वो उस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है, जिसमें हमारा वासा रेक्टा आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, थैंक यू।